क्लियर है सब कुछ? ओके। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज ए इंट्रो वीडियो। क्योंकि देखो इसमें क्या है, मैं आप लोगों को 12th क्लास की फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स करवाना शुरू किया हूँ आज से, और इसकी नियमित रूप से वीडियो आपको 1-2 दिन में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए देखो आज तो बेसिकली ये इंट्रो है, और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे क्या करवाऊँगा और आपको कैसे क्या करना है। तो देखो टोटल हमारा 30 घंटे का प्रोग्राम है, और इस 30 घंटे के प्रोग्राम में मैं आपको 20 मिनट या 30-30 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे पर डे अपलोड किया करूँगा, या फिर एक दिन छोड़कर। तो जब तक हमारे पेपर होंगे तब तक आप ऐसे समझ लो कि आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो मैं बताऊँ पर डे इन वीडियो के माध्यम से, 2 बताऊँ या 3 बताऊँ, तो उनको कंप्लीट करना। और देखो इसका तरीका क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको कैसे क्या सेटअप बनाया है मैंने। तो देखो हमारी फिजिक्स में फर्स्ट फिजिक्स जो है उसमें कुल 8 चैप्टर हैं, और सेकंड फिजिक्स जो है उसमें 7 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट फिजिक्स के 8 चैप्टर में से मैं प्रत्येक में से 5-5 विकल्प करवाऊँगा, और इसमें से भी करवाऊँगा 5-5 विकल्प। तो यदि हम दोनों को मिला के देखें तो हमारे 75 तो विकल्प हो जाएंगे। और 75 विकल्प के अलावा मैं प्रत्येक चैप्टर से, यानी इन दोनों के 15 चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन करवाऊँगा, तो 225 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे कुल मिला के ये जो हुआ हमारा टोटल हुआ 300, जिसमें 75 विकल्प हैं। और 75 विकल्प का ऐसा है कि मैं अगर चाहूँ तो ये घंटे की वीडियो में पूरे ख़त्म भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं करवाऊँगा चैप्टर के हिसाब से। पहले चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो भी कि अगर आप पढ़ें तो कॉपी पास में रख कर पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। और जो छात्र नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं अपने हाथों से, लिखना तो पड़ेगा उनको भी, वो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से मैं आपको नोट्स दे दूँगा, जो नोट्स मैंने तैयार करवाए हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक सा फंडामेंटल ये है कि अब तक के जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो मैंने चैप्टर वाइज सेट किए हैं, और मैं उसी के हिसाब से करवाऊँगा। जो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। और एक चीज़ कन्फर्म है, यदि इस 30 घंटे क्रैश कोर्स को बेसिकली ये 30 घंटे की वीडियो होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक दिन में 30 घंटे पढ़ा दूँगा। बेसिकली 30 घंटे की वीडियो होंगी, जो टोटल टाइम होगा वीडियो का वो 30 घंटे होगा, चाहे फिर मैं 20-20 मिनट की वीडियो दूँ, या फिर 30-30 मिनट, या फिर 1-1 घंटे की वीडियो दूँ। और ये जो प्रोग्राम है वो आराम से मैं दिसंबर तक करवाऊँगा, चाहे एक दिन छोड़ के वीडियो डालनी पड़े या 2 दिन छोड़ के, कैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और आपको ये समझ लो पर डे 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। अगर आप पर डे 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप बहुत आसानी से फिजिक्स में 90+ का स्कोर कर सकेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो आज जो है मैं, आज ये फर्स्ट क्लास समझ लो, चाहे इंट्रो क्लास समझ लो। बेसिकली चलो फर्स्ट तो नहीं, आज मैं इसे इंट्रो मानता हूँ। इंट्रो क्लास है ये आज हमारी, और इसमें हम चैप्टर 1 से शुरू भी कर देंगे। अब मैं अगर चैप्टर 1 से बात करूँ तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले मैंने विकल्प तैयार किए हैं। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो देखो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न जो है, लिखें आप। क्वेश्चन में बोलूँगा, आप लिखते चलें, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो देखो हमें क्या चीज़ यहाँ पे पूछी है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ऑप्शन दिए हैं हमें, ए दिया है हमारा बिंदु आवेश, और ऑप्शन बी वैद्युत द्विध्रुव,
ऑप्शन सी इज आवेशित समतल चादर, और ऑप्शन डी जो है वो है हमारा रेखीय आवेशित तार। ओके, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और हमको ये चीज़ बतानी है कि किस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो इसके लिए हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी पता होना चाहिए, आवेशित समतल चादर के कारण और रेखीय आवेशित तार के कारण। देखो विकल्प में चाहता तो डायरेक्ट टिक लगवा देता, लेकिन विकल्प को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि क्वेश्चन चेंज हो के आ जाए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है या r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके लिए ये चीज़ सॉल्व करना जरूरी होता है। तो देखो हमें ये चीज़ देखनी है। अगर मैं बिंदु आवेश के लिए लिखूँ तो E बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। द्विध्रुव के लिए लिखूँ तो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r³। Q नहीं, सॉरी, यहाँ पे होता है P होता है या फिर 2P होता है, ठीक है। अगर अच्छी स्थिति में होता है तो 2P और निरच्छी स्थिति में केवल P। और ये डेरिवेशन जो है अच्छी स्थिति का मैं इसी सीरीज में आगे इसी प्रोग्राम में करवाऊंगा, अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में जब आ जाएगा नंबर पे तब हो जाएगा। और रेखीय आवेश, अब जैसे ये चादर वाला है इसके लिए होता है σ/2ε0 और तार के लिए होता है E बराबर 1/4πε0 2λ/r। ये दोनों डेरिवेशन में करवाऊंगा आपको, इसका डेरिवेशन करवाऊंगा, इसका भी डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो देखो इसमें तो आया बट्टे में r², इसमें आता है r³ है यहाँ पे, सॉरी, इसमें r³ हो गया और ये r। अब हमको ये देखना है कि कौन से बट्टे में r आया है, तो इसमें r आया है। तो हमें एक चीज़ कन्फर्म होगी कि ये वाला हमारा जो विकल्प है वो रेखीय आवेशित तार के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r के कैसी है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। तो कौन सा वाला सही हो गया, ये r के व्युत्क्रमानुपाती हो गई तो ये सही है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने बोला उसके लिए हमारा ये वाला विकल्प सही है। लेकिन यदि मैं बोलता क्वेश्चन में r की जगह पर दिया होता r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाता, और यदि दिया होता r³ के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, वैद्युत द्विध्रुव वाला। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए ये विकल्प को सॉल्व करना जरूरी होता है। लेकिन बेसिकली ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि बिंदु आवेश, तो अगर आपको सूत्र पता है तो आप लिख सकते हैं कि r², ठीक है। बिंदु आवेश के लिए स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए Q के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवेशित समतल चादर में r आता नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, इसमें r का कोई महत्व नहीं है। और रेखीय आवेशित तार के लिए केवल r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो हमने पहले इसमें क्वेश्चन बोला है उसके लिए ये वाला ऑप्शन सही है। और स्क्वायर के और Q के पूछे तो ये वाले दोनों सही हो जाते हैं, स्क्वायर के लिए ये और Q के लिए ये, ठीक है। उतारना वो उतारो जल्दी से, क्योंकि एक तरीके से नोट्स बनाते चलोगे तो आसानी रहती है थोड़ी सी। लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूँ तुम निकम्मे भी इतने हो कि नोट्स तो बनाओगे नहीं, चाहे कोई कितना भी बोले। लेकिन फिर भी अपना काम है करने का, वो मैं कर रहा हूँ, और आपका काम है वो अपना देखिए। देखो अब बताता हूँ मैं आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है। बहुविकल्पी का सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से, लिखिए, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। और देखो ऑप्शन हमारे लिए दिए हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स, इसका मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा ऑप्शन दिया है हमें जूल कूलाम इनवर्स, इसका मतलब हो गया जूल प्रति कूलाम। तीसरा ऑप्शन ए बी और सी दिया है जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम मीटर। और डी ऑप्शन दिया है इसने वोल्ट मीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं इसको वोल्ट प्रति मीटर। देखो अब इसमें ये पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो इसमें 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो ये वाला हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये भी मात्रक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और ये भी है। ये सब एक चीज़ है, ठीक है, इनका सबका एक ही मतलब। लेकिन ये जो हमारा बना जूल प्रति कूलाम, वो बेसिकली आपने अगर पढ़ा होगा तो V बराबर होता है, पढ़ा नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊँगा, आगे आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ चैप्टर में आया तो पढ़ना पड़ेगा। V बराबर होता है W/Q, ये हमारा विभव का सूत्र है, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम।
ठीक है, जूल प्रति कूलाम। तो इन चारों ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, ये वाला किसका है, विभव का है, वैद्युत क्षेत्र का नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो जूल प्रति कूलाम नहीं है, क्योंकि जूल प्रति कूलाम विभव का मात्रक है। ठीक है, उतार लीजिए इसको जल्दी से, विकल्प उतारने हैं, अगर समझना है तो इसको उतार सकते हैं, नहीं तो टिक मार के छुट्टी, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट टिक याद करना चाहते हैं तो टिक याद करें। और लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि जिसको सॉल्यूशन आता है वो कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता है, चाहे आए या ना आए। अगर उससे नहीं आ रहा होगा पेपर में तो भी वो कर सकता है उसको कहीं ना कहीं से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, लिखिए तीसरा। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। दोबारा लिख लीजिए, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। अगर आपको थोड़ा तेज़ लग रहा हो तो आप वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हैं, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा धीरे बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो देखो इसमें दिया गया है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर किसी आवेश पर बल लगे तो वो कैसे निर्भर करेगा। तो एक ऑप्शन तो हमारा दिया है E प्रोपोर्शनल 1/r, बी दिया है E प्रोपोर्शनल 1/r², सी दिया है E प्रोपोर्शनल 1/r³ और डी दिया है E प्रोपोर्शनल 1/r⁴। अब देखो द्विध्रुव की बात चली है, मैंने अभी इससे पहले ये जो क्वेश्चन करवाया था पहला उसमें भी बताया था, द्विध्रुव के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे एक बिंदु है और ये वैद्युत द्विध्रुव है, इधर -q है, इधर +q है, और यहाँ पे जो बिंदु है वो P है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगी 1/4πε0 P/2P/r³। ठीक है, अब बल निकालना है हमें। F बराबर हमारा बल होता है Q × E। तो यहाँ पे Q आवेश रखा है, सवाल में पूछा गया, तो Q यहाँ रख दो और E का इस वैल्यू का इसमें गुणा कर दो, 1/4πε0 2P/r³। तो अगर यहाँ से देखोगे तो जो हमारा बल है, सॉरी यहाँ पे ये E नहीं दिया है, ये दिया है हमारा F, तीनों जगह पे F दिया है क्योंकि बल पूछा है, बल कैसे निर्भर करेगा। तो F सीधा दिखाई दे रहा है हमें Q पर कर रहा है, तो 1/r³। तो यहाँ पे कौन सा वाला टिक हमारा सही हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल 1/r³। ठीक है, जल्दी से उतार लो इसको, मिटा देता हूँ फिर मैं इसको। वीडियो को पॉज करके उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी नोट्स में भेज दूंगा, केवल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, बस नोट्स आपको मिलते रहेंगे, चाहे मैं PDF भेजूँ या फ़ोटो भेजूँ, डायरेक्ट कुछ भी हो आपको मिल जाएगा बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन ये है, देखो चौथा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी दे दूँ। एक होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ मैं बता देता हूँ केवल समझाने के लिए, और इसके बारे में आपको दोबारा फिर बताऊँगा ही। तो पहले देखो वैद्युत द्विध्रुव का क्वेश्चन, पहले लास्ट ये क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए, इसके विभव मात्रक बताइए। लेकिन पहले यहाँ समझ लो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में बेसिकली एक आवेश होता है -q और एक होता है +q। मतलब हम कह सकते हैं परिणाम में तो समान आवेश होते हैं जो परस्पर अति अल्प दूरी यानी 2l पर रखे होते हैं। तो ऐसे जो निकाय बनता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और एक होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके किसी एक आवेश को ले लो और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणा कर दो, और जो राशि बन जाएगी उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका मतलब हो जाता है Q का कूलम होता है और L का मीटर। ठीक है, अब इस सूत्र पर आधारित सवाल हमको दिया गया है, वो हमें करना है। तो सवाल करने से पहले यदि आप इसको कहीं रफ कार के तौर पर नोट करना चाहें
तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसका एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभव मात्रक बताइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, लेकिन ये चीज़ याद रहे, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत बेसिक तरीके से जानता हूँ कि चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, आपका जो वो सूत्र चलता है ना कि अभी तो पढ़ने के लिए 5 महीने बचे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और वो कब ख़त्म होता है पता है? जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं तब वो सूत्र ख़त्म होता है। फिर पछताते रहते हैं कि यार थोड़ी मेहनत कर लेते तो बढ़िया रहता। क्योंकि मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे साथ हुआ था। तो आप मेरे तरह ना हो जाओ ऐसे, इसलिए समझ लो, अच्छे से कर लो पढ़ाई, फ़ायदा में रहोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब देखो ऑप्शन दिए हैं हमारे 6 कूलम मीटर, ए हो गया। बी दिया है 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। सी दिया है 12 कूलम मीटर और डी दिया है 12 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। पहले सवाल को समझो। देखो सवाल कहना क्या चाह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम के, तो 2 माइक्रोकूलम के 2 विपरीत, यानी 1 माइनस का 1 प्लस का आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। बन गया तो ज़रूर, अब दो तरफ बन गया तो सीधा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। एक क्यू ले लो, दोनों में से कौन सा, तो 2 माइक्रोकूलम है, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 2 × 10⁻⁶ कूलम लिख देंगे। और बीच की जो दूरी है ये 12 होती है टोटल, तो 12 बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे 3 × 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 10⁻⁻² से गुणा कर देते हैं। अब देखो P बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, P बराबर लिख देंगे Q × 12, तो Q का मान रख दो 2 × 10⁻⁻⁶ और 12 का मान 3 × 10⁻⁻², तो 2 × 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? ये वाला विकल्प हमारा सही है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है विकल्प में पूछा जाए। ये क्वेश्चन 1 नंबर का वैसे भी पूछा जा सकता है या 2 नंबर का, ठीक है। तो इसको विकल्प के अलावा इसे क्वेश्चन को इसलिए पूरा समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल्दी से नोट डाउन करो इसे, इसको जरूर कर लेना, नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी आ गया 1 नंबर में फिर सोचोगे विकल्प तो पता था हमको, ये तो पता ही नहीं है। कर लीजिए नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके आराम से। अब देखो 5वां जो हमारा विकल्प है वो लिखो। 5वां विकल्प है, लिखो 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा।
और तो देखो दोबारा बोल देता हूँ एक बार, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। ऑप्शन दिया है, पहला 5.18 जूल, और बी दिया है 4.8 जूल, सी दिया है 18 लिख लेते हैं यहाँ, क्योंकि जो अनसॉल्ड में दिया था वो गलत दिया था, और डी दिया है 3.18 जूल, और डी दिया है 2.18 जूल। अब देखो सवाल को अगर हम करना शुरू करें तो सवाल में दिया है एक तो 8 माइक्रोकूलम है, एक 12 माइक्रोकूलम है, परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो पहले Q1 समझ लो कितना दिया है, 8 माइक्रोकूलम, यानी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। और Q2 बराबर कितना दिया है, 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। और R बराबर कितना दिया है, देखो माइक्रो को हटाएंगे तो कूलम बन जाता है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 12 को हटा के 10 की पावर माइनस के 6 कर दिया, माइक्रो हटा के, ठीक है। R बराबर दिया 10 सेंटीमीटर, या 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, इसकी घात 1 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 1 मीटर, ठीक है। अब जो बल का सूत्र होता है F, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो पहले इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो F बराबर देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। Q2 का कितना है, 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन R का मान कितना है, 10 की पावर माइनस के 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। 9 8 72, और 72 और 12 का अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 864। 9 8 और 12, ठीक है। 10 की घात 9 है, और 6 6 10 की पावर माइनस के 12। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 हुई है माइनस की, और ऊपर ले जाएंगे तो कैसी आ जाएंगी, प्लस की 2। तो हमारा हो गया 864 गुणा 10 की पावर 9 और 2 11, प्लस की माइनस की 12 हैं। अब अगर प्लस की 11 हैं, चलो लिख देता हूँ, प्लस की 11 और माइनस की 12, तो ये हो गया 864। अब माइनस की ज़्यादा है तो एक बचेगी घात 10 की पावर माइनस के 1। अब दशमलव को एक अंक इधर बढ़ा लो तो एक घात प्लस हो जाएगी इसमें, तो ये कट जाएगा हमारा, कितना आ गया, 86.4 न्यूटन। ये तो आ गया हमारा बल, ठीक है। लेकिन इसमें और पूछा है आगे कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये 6 सेंटीमीटर बदल दी जाए। अगर कहीं पर भी ऐसा सवाल आता है कि दूरी को बदला जा रहा है तो उसे डी मान लो डायरेक्ट। कितनी दूरी बदल रही है, 6 सेंटीमीटर बदली जा रही है, तो लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा कर देते हैं, तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। अब किया गया कार्य पूछा है, तो कार्य देखो मैं यहाँ कर देता हूँ। W बराबर सूत्र होता है F इंटू डी। F की वैल्यू रख दो 86.4 और D की वैल्यू रख दो 6 × 10⁻⁻2। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पर हमें एक संख्या प्राप्त होगी 5184, यानी 6 × 24 के 4, हासिल लागे 2, 6 × 36, 36 और 2 48, फिर हासिल लागे 4, 6 कितने होते हैं, 6 × 36 और 2 38, हासिल लागे 3, और 6 × 48 और 3 51। दशमलव एक अंक बाद है तो यहाँ लग जाएगा 10 की पावर माइनस के 2। अब देखो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ा लो तो यहाँ पर प्लस की 2 आ जाएंगी, तो ये वाली खत्म हो जाएगी। तो आंसर आ गया हमारा 5.18 जूल। कहाँ पर है टिक, ये है साला, लगाओ इस पर। अब ये क्वेश्चन लगता है आपको विकल्प देना चाहिए इतना बड़ा, लेकिन देते हैं क्योंकि जब पेपर बनाने बैठता है ना प्रोफेसर, साले उसके मूड का ही पता नहीं होता है क्या करेगा वो क्या नहीं करेगा। तो आप अपनी बुद्धि चलाए बिना इसे जल्दी से पहले कॉपी कर लो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि केवल टिक लगा लेते हैं क्यों, तो फिर संख्या भी यहाँ पे चेंज हो सकती है। 8 की जगह पे 10 और 12 की जगह पे 14 और यहाँ 10 की जगह पे 20। तो सोचते रहना क्या लगाऊँ टिक, करवाने का फर्ज है मेरा, मैंने करवा दिया सॉल्व पूरा। अब अगर यहाँ संख्याएँ चेंज होंगी तो कैलकुलेशन आप अपने आप कर भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सी चीज़ ये है कि संख्याएँ चेंज होंगी नहीं। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए पूरा, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखो इसमें एक और मैं आपको बता दूँ आज,
वैसे तो हमारे 5 विकल्प हो चुके हैं, जैसा मैंने बताया था कि प्रत्येक चैप्टर से 5 विकल्प करवाने हैं और 15 क्वेश्चन करवाने हैं। तो 5 विकल्प हो तो गए, लेकिन आप एक नोट पॉइंट लिख दीजिए स्टार बना के इन विकल्प के नीचे। लिखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कभी कभी विकल्प में पूछा जाता है कि जब कोई कण या जब कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। तो उसमें टिक दिए होंगे आपको, दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलयाकार, अर्धवृत्ताकार, या फिर कुछ भी दिया हो तो आपको टिक कौन से पे करना, परवलयाकार। इसलिए मैंने ये लिखवा दिया पॉइंट, क्योंकि ज़रूरी था एक कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं ये कहूँ जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, इधर प्लस है इधर माइनस, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो जो उसका पथ होगा वो, अगर वो ऐसे यहाँ से प्रवेश करता है, मान लो ऐसे प्रवेश करे, तो इसमें अंदर जाने के बाद जो उसका पथ होगा ऐसे हो जाएगा, परवलय बन जाता है। मतलब कहने का ये है मेरा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखो, आज के लिए तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मैं कल से शुरू करूँगा। जो हमारे आज 5 विकल्प हो गए और ये 6वां पॉइंट है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। और बेसिकली वो छात्र सुन लें जो मेरे पास पढ़ने आते हैं कोचिंग। अब मैं जो टेस्ट लूँगा उसमें ये 5 क्वेश्चन ही दूंगा, लेकिन विद सॉल्यूशन इनका आंसर पता होना चाहिए। और बाकी इन 5 के अलावा जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन केवल आपको आंसर लिखना होगा। पहले आप आंसर लिखने की कला सीख लें। मैं आपको पर डे कल से 2 क्वेश्चन ऐसे दिया करूँगा, फिर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद मुझे अपने आंसर चाहे गलत लिखो या सही लिखो, लिखे और पोस्ट किया करना। फिर मैं उनका वैल्यूएशन करके आपको बता दिया करूँगा कि आपने कहाँ पर कैसी मिस्टेक की हैं, क्योंकि पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी जिनका आंसर हमको नहीं पता होता है। तो हमें लिखने की हमारे पास एक कला होनी चाहिए, जिससे जो आंसर हमको नहीं पता है हम उसके बारे में भी लिख सकें। क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ ये है कि कोई भी टीचर जब कॉपी चेक करता है तो आपको पता होगा 5 से 6 घंटे में 100 सवा 100 कॉपी चेक करनी होती है उसको। तो जो 100 सवा 100 कॉपी उसको चेक करनी होती हैं, या 150 मान लो, तो नॉर्मल सी चीज़ तो ये है कि वैसे तो हो नहीं सकती 1 घंटे में कर नहीं पाओगे, 5 घंटे में 6 घंटे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन फिर भी कॉपियाँ चेक हो जाती हैं, क्योंकि टीचर केवल ये देखता है कि सब्जेक्ट से लिखा है या नहीं लिखा है। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर में हैं, उन सबको इसमें जोड़िए, जिससे उनको इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूवर होंगे उतना मेरा भी मन लगेगा इसको बनाने में। और यदि ये सही से सक्सेस रहेगा तो मैं फिर देखता हूँ इसकी ऑनलाइन क्लास चलाया करूँगा। ठीक है, वरना तब तक तो हमारी वीडियो आएंगे ही। पर डे या फिर एक दिन छोड़कर मैं वीडियो दूंगा आपको, 30 मिनट की दूँ या 1 घंटे की दूँ, 20 मिनट की दूँ। और आप कमेंट करके बताना छोटी वीडियो दूँ या बड़ी वीडियो। ठीक है, और आप या तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए या फिर कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिए, तो मैं उसको जोड़ दूंगा व्हाट्सएप पे। और आपको नोट्स इसके जो होंगे जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको साथ के साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि जब नोट्स हाथ में होते हैं तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये टॉपिक सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।